मॉर्निंग 12th क्लास। आज हमने दो टॉपिक्स करने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। एक जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जो हमने पहले चैप्टर कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूसरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। लेकिन दोनों को साथ हम एक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से भी रिलेटेड है। इसी का जो प्रूफ है वो इसको सोल्व करने में काम आता है, इसलिए दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ करवा रहा हूँ। इससे हमारा जो है वो टाइम बच सकता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब किसी डाइपोल को हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता है। टॉर्क आपको पता ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लग गया एक एंड पे, दूसरा फोर्स अपोजिट साइड में दूसरे एंड पे लग गया, तो वो क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट उसमें आएगा। और उस रोटेशनल इफेक्ट को जो फोर्स मूव करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। ये हमने प्लस वन में कर लिया। और सेकंड है कि उसी डाइपोल के अंदर अब वो क्या कर रहा है, वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, मूव हो रहा है, रोटेशनल मोशन में आ रहा है। तो इस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, जो वर्क डन उसके ऊपर हुआ है, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे टॉपिक्स भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों टॉपिक्स को साथ लेके करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से क्या होगा कि हम यहाँ पर इसके अंदर एक डाइपोल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी, E। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस साइड में नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करके दिखा रखा है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल रख लेता हूँ। तो डाइपोल आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, वो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्या हो, तो इस पर कितना होगा, प्लस क्या हो। एक पे नेगेटिव होता है, दूसरे पे पॉजिटिव होता है, दोनों का जो अमाउंट है वो सेम होता है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अब ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। इसका नाम मैंने रख दिया F1। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इधर है, ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका नाम मैंने रख दिया F2। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों चार्जेस सेम है, तो दोनों जो फोर्सेस होंगे F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। दोनों F1 इधर है तो F2 दूसरी साइड में है, तो इसलिए मैं इन दोनों की वैल्यूज भी लिख देता हूँ। F1 इज इक्वल टू क्यू ई, ऐसे ही लिखा हुआ हमने। और जो F2 है, वेक्टर फॉर्म में अगर इनको लिखा जाए तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब कोई भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन हम क्या कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ही पॉजिटिव मान ली, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, F2, तो F2 को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और F1 को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। हालांकि इसका इस टॉपिक में कोई यूज नहीं होने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही यूज करना है। तो मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो चाहे माइनस है या प्लस है, तो F जो है F1 भी किसके इक्वल आएगा, अगर इसका मोड की बात की जाए तो ये भी किसके इक्वल आएगा, क्यू ई के ही इक्वल आएगा, अगर इसके मोड की बात की जाए। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन की बात हमने यहाँ पर नहीं करनी है। उसके बाद अब फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम क्या कर देते हैं, टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने पढ़ रखा है, जो टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, बिटवीन द टू एंड्स। तो टू एंड्स कौन से हैं, ये वाले हैं। फोर्स कोई सा भी, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, कोई सा भी फोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, जो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये फोर्स इस तरफ है, ये वाला फोर्स अपोजिट साइड में है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये एक लाइन मैंने डाल दी यहाँ पर इस तरह से। तो इस लाइन के दोनों जो फोर्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। अभी आप देखो, ये एक डॉटेड लाइन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं,
ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है, ये जो फोर्स F2 वो इसके परपेंडिकुलर है, जो F1 है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। तो दिस BN डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इस BN की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब सपोज करो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ अलाइनमेंट पे रखा हुआ है और वो अलाइनमेंट हमें पता है कितने एंगल पे रखा हुआ है। तो सपोज ये कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसके पैरेलल लाइन है, ये जो फोर्स वाली लाइन है वो इसके पैरेलल ही है, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, ये भी बन जाएगा थीटा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आपको BN की वैल्यू चाहिए, ये BN की वैल्यू चाहिए। तो BN के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, BN, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AB, BN डिवाइड बाय AB। ठीक हो गया। तो BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा, यहां से हमें ये मिल जाता है। क्लियर होगी ये बात यहाँ से। तो BN जो है उसकी वैल्यू AB साइन थीटा हो जाती है। अब आपने कुछ डाइपोल वाले जो केसेस पढ़ रखे हैं उसमें आप डाइपोल की लेंथ को कुछ मानते हो, आप सोचो कौन सा क्या मानते हैं उसको, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसको हम क्या मानते हैं, 2L। क्या मानते हैं यहाँ पे, 2L। इसकी लेंथ को हमने 2L या 2A से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक्स में 2L होता है, कुछ बुक्स में 2A होता है, वो आपने देख लेना पहले जो टॉपिक्स आपने क्या मान के किया। मैं यहाँ पर इसको 2L मान ले रहा हूँ। तो ये 2L हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया BN इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू इसकी टॉर्क में यहाँ पुट कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू ये यहाँ से मिल जाएगी। तो जो टॉर्क यहाँ पर लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, QE। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN। तो BN परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो BN की वैल्यू कितनी आई है, AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू 2L। तो यहाँ पर हो गया ये 2L साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और साथ में Q इंटू 2L, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। इसको क्या लिखते थे, ये भी एक क्वांटिटी होती थी हमारे पास, कौन सी, डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया P, इसको और इसको मैंने P लिख दिया, बच गया क्या, E साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। अगर किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू E है उसमें रख दिया जाता है और डाइपोल मोमेंट कितना है P, तो उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा जो उसको रोटेशनल मोशन में सेट कर देगा, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी है, एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया हमारे पास टॉर्क। ये तो टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यानी कि सेम यही केस है, यही चीज है सेम। हमने क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपने पहले भी +1 में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं कि नीचे से किसी स्टोन को ऊपर उठा के रख दिया, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर वर्क डन किया, तो वो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी कौन सा टाइप स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ टॉपिक इसके हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं, और ये टॉपिक भी अभी हमने पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसके इक्वल आएगी, वर्क डन के इक्वल आएगी। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, W से। क्लियर हो गया। तो W का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपको जो जर्नल फॉर्मूला है वो पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स क्या हो, लीनियर फोर्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर देता है किसी बॉडी को, लीनियर मोशन होती है, और इनटू लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस हो गई।
ये हो गया। लेकिन हमारे केस में बॉडी डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं हुई है, वो क्या हुई है, वो रोटेशनल में आई है, यानी कि एंगुलर मोशन हुई है। तो और उस टाइम में फोर्स जो है वो दोनों एंड्स पे लग रहा है, तो दोनों एंड्स पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, टोर्क बोलते हैं ना। तो ये हो गया टोर्क। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी होगी, क्योंकि एंगुलर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर रहेगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, थीटा। तो W इज इक्वल टू टोर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा इस केस में। अब इन दोनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और जैसा कि हम फिजिक्स में करते भी आए हैं वही रूल हमने अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट इसको मूव करने के लिए वर्क डन एकदम से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा पार्ट मान लेंगे कि ये जो डाइपोल है वो डी थीटा डिस्प्लेस हुआ है अपनी पोजीशन से, और वो डिस्प्लेस जो हुआ है उसके लिए हम वर्क डन फाइंड आउट कर देते हैं, स्मॉल वर्क डन आएगा तो वो स्मॉल वर्क डन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dw स्मॉल वर्क डन जो टॉर्क एक्ट कर रहा है इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डी थीटा। ठीक है, मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में जो एंगल है डाइपोल का वो कितना है, θ1 है। कुछ भी है, मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ ऐसे था, θ1 एंगल था, यहाँ आ गया, कितना एंगल हो गया, θ2 हो गया। ठीक है, तो पूरा करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, उनके बीच का एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं डी थीटा। तो θ1 से लेके ये क्या हुआ, θ2 तक हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन बीच का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली है, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो हमारे पास वर्क डन आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू कितनी आई है, ये हमारे पास है, हम इसको पुट कर देते हैं, टॉर्क P E sin theta into d theta. This is the work done, small work done in displacing the dipole through the displacement d theta. ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो डाइपोल है हमारा वो सिर्फ d थीटा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, वो कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ है, पहले एंगल कितना था उसका, θ1, अब कितना है, θ2। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dw तो जो है वो कंप्लीट हो गया, क्या बन जाएगा, W टोटल वर्क डन P E, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है। θ1 पहले मैं यहाँ से यहीं कर देता हूँ, sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेट कर दिया इसको कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख दिया जाता है, और वो कौन कौन से हैं, P E, और इंटीग्रेशन हो गया θ1 से लेके θ2, और इसके साथ डिफरेंशियल पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है कितना होता है, माइनस कोस। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिख देते हैं पी ई इंटू माइनस कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा, और लिमिट्स कौन सी है, θ1 से लेके θ2 तक लिमिट्स जो है वो हमने पुट करनी है इसमें। तो अब हम क्या कर देते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये माइनस यहाँ के बजाय बाहर ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे ये वाली। तो लिमिट्स पुट करने के बाद जो वर्क डन है, लिमिट्स पुट करने के बाद जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, माइनस पी ई इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, कोस θ2, थीटा की जगह θ2 माइनस कोस θ1, लोअर लिमिट पुट कर दें, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। यही हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में, हम ऐसे ही करते हैं। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पर कर दी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा एक एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वर्क डन के लिए ये आ जाएगा, और यही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी की, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर किसी एंगल पर वैल्यू निकालनी है तब क्या करेंगे, तो इसमें हम एक स्पेशल केस पुट कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जो डाइपोल था वो इस तरह से था, और जब डाइपोल ऐसे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एंगल है वो इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्टार्टिंग में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये डिस्प्लेस होने के बाद मान लो यहाँ पर कुछ आ जाता है, तो इतने में हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके
और यहाँ तक का, और ये यहाँ तक का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो जो हमारा डाइपोल डिस्प्लेस हुआ है, हमारा जो डाइपोल डिस्प्लेस हुआ है, हमने वो क्या मान लिया, स्टार्टिंग में वो कैसे था, परपेंडिकुलर था, और कुछ एंगल तक वो डिस्प्लेस हुआ है। तो कुछ एंगल तक मान लिया, थीटा एंगल तक। वो हमारे जो स्पेसिफिक केस होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना एंगल हम उसको मान रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी अब आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कोस थीटा 2। कितना हो गया ये, कोस थीटा माइनस कोस थीटा वन की जगह कितना पुट कर देंगे, 90। कोस 90 पे क्या होता है, 0। तो ये टर्म हो गई हमारी 0, सिर्फ ये बचेगा। और ये कितना हो गया, u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, ये आएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस पीई कोस थीटा के इक्वल हमारे पास आएगी। अब सपोज हमने मान लो पता करना है कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है, पहले 90 था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री पर होने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यूज होगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, कोस 60 पुट कर दोगे। अगर ये 0 हो जा रहा है तो 0 पुट कर दोगे। जितने भी एंगल पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अगर हमने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को कैसे लिख सकते हैं, पी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जो आगे है वो क्या है, साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, ये लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि कोस थीटा है तो ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो वही है ये भी। ठीक है, इसी तरह से इनके कुछ स्पेशल केसेस भी आप कर सकते हैं कि टॉर्क कितना होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री होगी तो साइन 90 पे क्या होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा जब उसके ऊपर, जब वो 90 डिग्री पे रखा होगा। जैसे कैसे होगा ये, कि जब ये इस तरह से रखा होगा तो टॉर्क इसके ऊपर मैक्सिमम लगेगा, इसके ऊपर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम लगेगी। अब ये है तो आपकी कॉमन सेंस भी है कि जब ये यहाँ पर इस तरह से रखा है तो ये और ये, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि इसको आप ऐसे उठा दो, सारा का सारा जो डाइपोल की लेंथ है 12, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बन जाएगी। लेकिन जैसे ये अलाइनमेंट इसका इस तरह से आ रहा है तो वैसे वैसे इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो बिल्कुल कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होने के साथ। और जब ये मान लो यहाँ पर डाइपोल था, अब इस तरह से हो गया, ये बिल्कुल पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो इसलिए टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। इस फॉर्मूले से भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं हम कि जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, थीटा 0 होने से क्या होगा, साइन 0 पे 0, तो टॉर्क कितना होगा, 0 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी यही केसेस जो है वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही टॉपिक बहुत इजी से हैं। और नेक्स्ट जो है फिर हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस, वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको करेंगे। तो कुछ बेसिक नॉलेज जो है कैपेसिटेंस की वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो आप दोबारा से मुझे पूछ सकते हैं।